हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बोहरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एक ऐसी चर्चा जो अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेक्निकली डिस्कस करी जाती है कि भाई ज्योग्राफी की जो NCERT की किताबें हैं उन्हें किस प्रकार से कवर करा जाए। देखिए, अगर मैं आपसे स्पष्ट तौर पर ये बात करूं कि ज्योग्राफी के केस में आपको रेफरेंस बुक की कितनी आवश्यकता है, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा कि अदर सब्जेक्ट्स में जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री या खासकर इकोनॉमिक्स, इनके रेफरेंस बुक की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें NCERT कवर नहीं कर पाती है इस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ये याद रखिए, ज्योग्राफी के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी की जो रेफरेंस बुक हैं उनसे बेटर बुक्स आपको NCERT के फॉर्म में दिखाई देती हैं। एक पहली चीज़ तो ये सारे डायमेंशंस को एक स्थान पर क्लियर भी कर देती हैं, और बहुत सारे वो टॉपिक्स जो जनरली यूपीएससी में पूछे जाते हैं उनका इन ऑल टोटल सारा एक्सप्लेनेशन आपको एक स्थान पर एक बार में NCERT की बुक्स में मिल सकता है। लेकिन इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक ही बार में, जब आप 6 to 12th पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में एक बार में कई बार वो चीज़ें ब्रेक होकर आती हैं। यानी कि आप कोई चीज़ को 6th क्लास में पढ़ेंगे वो थोड़ा होगा, फिर उसे 8th क्लास में पढ़ेंगे वो उसका कुछ पार्ट होगा, फिर आप उसे 11th में पढ़ेंगे वो कुछ पोर्शन होगा। इस प्रकार से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जनरली स्टूडेंट जो है वो 6th क्लास से पढ़ते हुए 10th या 11th क्लास आते आते जो पेट्रोल होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, जो मोटिवेशन होता है उस चीज़ को कवर करने का, वो समाप्त हो जाता है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो जैसा मैंने यहाँ पीछे मेंशन कर रखा है कि ज्योग्राफी की सारी बुक्स वर्सेस मैं जो 5 बुक्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो 5 बुक्स आप लोग देख लें। यानी कि मैं कतई ये नहीं कह रहा, या मेरा बिल्कुल भी ये कथन नहीं है कि आप जो है वो सारी बुक ना पढ़ें और केवल ये 5 पढ़ें। लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना है कि अगर ये केवल 5 आप पढ़ लेते हैं तो आप लगभग सारी बुक्स के बराबर जो नॉलेज है, यानी कि 6 से लेकर 12 तक का जो पूरा इन ऑल टोटल सिलेबस है NCERT ज्योग्राफी का, वो आप 100% कवर कर लेंगे। पर अगर आप सारी बुक्स पढ़ते हैं तो एक तो आपकी रीडिंग हैबिट आएगी, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का, नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आएगी। बट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं बेसिक्स को तो आप एक केवल 5 किताबें भी पढ़ें तो ये पूरी तरह से सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। उसके पहले ये याद रखिए कि मैं मानकर चलता हूं कि आप जो हैं वो IAS एस्पिरेंट हैं, यानी कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तभी शायद आप जो है वो मुख्य रूप से NCERT की बुक्स की तरफ आ रहे हैं। याद रखिएगा कि स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I बैचेस। अब इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो P2I बैचेस हैं ये बेसिक्स टू एडवांस, यानी कि केवल NCERT कवर नहीं होगी, इसमें आपका बेसिक्स से लेकर फुल एडवांस तक का सारी जर्नी इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, मैं आपके कुछ समय जो है वो लेना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा इस बैचेस के बारे में। हो सकता है यह आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो है आपके बैचेस की क्लासेस हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको जो है वो P2I बैच में, यानी कि वो बैच जो आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन कराएगा, इसमें आपको जो है लगभग 13 महीनों तक डेली 3 आवर की जो है वो लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास का मतलब है क्लास में टीचर पढ़ा रहा होगा, आप जो है डायरेक्टली वो एंटरटेन करेगा आपको और आपके डाउट्स को। साथ ही इस क्लास में आप जो डाउट्स हैं उसे ऑडियो में, इवन वीडियो में यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और साथ ही जैसा आप YouTube पर देखा करते हैं चैट के माध्यम से आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स जो है वो पूछ पाएंगे। ये जो लाइव क्लास है ये याद रखिएगा, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगी, और ये भी याद रखिए जब तक आपका कोर्स है, कोर्स की वैलिडिटी है, आप इसे n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, कितने बार देखना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये डेली 3 आवर की क्लासेस होंगी और ये लाइन उसे प्रदर्शित कर रही है। अब मान लेते हैं ये जो समय है ये आपके प्री का समय है, ये डेट आपकी प्री की डेट है। अब इसे समझिएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल
मैनर में कोर्स डिजाइन करा जाता है कि आपकी क्लासेस चलते हुए जब प्री के आसपास पहुंचेंगी तो प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपका सिलेबस पूरा दोबारा कंप्लीट फ्रॉम 0 अप टू 100%। और याद रखिए ये अलग से भी कोर्स होता है जो प्री के पहले एग्जैक्टली आता है, जिसे SIP कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये SIP इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ये कहलाता है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स, अर्थात प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपका पूरा सिलेबस जो यूपीएससी पूछने वाला है, इसे नटशेल एक बार में पूरा कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, यानी कि प्री के पहले पूरा सिलेबस एक बार फिर से कंप्लीट, और पैरेलली आपकी क्लासेस तो चल ही रही होंगी। इसके अलावा आप सभी ने सुन रखा होगा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में गेम चेंजिंग थिंग होती है, वो है करंट अफेयर। और आई थिंक आप सभी लोग परिचित होंगे इस बात से भी कि करंट अफेयर इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा इजी और हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मुख्यतः अखबार हम देखा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, ये सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम में ही छपता है। अब इस समस्या का समाधान ये है कि हमें एक एक्सपर्ट मिले जो हमारे बिहाफ में एक ही दिन में 4-5 अखबार पढ़े, उसका कंपाइलेशन बनाए और आप तक वो लेकर आए। इस समस्या का समाधान आपको इस स्थान पर कैप के नाम से मिलेगा। कैप का मतलब है आपका करंट अफेयर प्रोग्राम। इसमें डेली आपका 45 मिनट से 1 आवर के बीच में आपका एक वीडियो होगा, और इस वीडियो में कोर आपको जो है वो चीज़ें जो उस दिन ऐसी न्यूज़ में रही जिससे प्रश्न बन सकते हैं। याद रखिए कई बार यूपीएससी का करंट अफेयर स्टूडेंट को रिलेवेंट नहीं दिखता यूट्यूब पर, वो यहाँ ये कमी दूर करेगा। कोर यूपीएससी का करंट अफेयर डेली अराउंड 45 to 1 आवर का वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा पूरी जर्नी में आपको एक मेंटोर अलॉट होगा। याद रखिए ये मेंटोर जो है, जिस दिन आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर स्वयं आपको कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि आप जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपका मेंटर हूं। और ये मेंटर आपको जो है पूरी जर्नी में क्लास का कोई डाउट हो या किसी भी सब्जेक्ट का कोई डाउट हो या फिर पढ़ाई में आ रही कोई भी समस्या हो, उस सभी का 1 डोर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कहाँ? आपके मेंटोर के पास। ये मेंटोर आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, और इवन अगर ऐसी कंडीशन होगी कि आप इनएक्टिव होंगे तो स्वयं मेंटोर आपसे कॉल करके पूछेगा कि डियर आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कोई समस्या तो नहीं आ रही। और याद रखिए सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये आपको वही चीज़ जो क्लास के अंदर फैकल्टी दे रहा होता है वो क्लास एंड होने के बाद आपका मेंटोर देने के लिए केपेबल होता है। केवल आपको उन्हें बताना है प्रॉब्लम कहाँ है, सॉल्यूशन आपको एक बार में आपका मेंटर आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो 3 आवर की क्लास मिलेगी, करंट अफेयर का प्रोग्राम मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं है, ये भी याद रखिएगा कि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि आप पढ़ते हुए प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसका भी पार्ट बनेंगे। यानी कि स्टडी IQ 1 गो जो मैंने प्राइस आपको यहाँ पर बताया, याद रखिए ये प्राइस आपको पे करना है 1 टाइम। पर याद रखिएगा कई बार स्टूडेंट जो है इस बात को टेलीग्राम ग्रुप पर या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहते हैं कि सर जो प्राइस आपने बताया था वो प्राइस तो वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा। याद रखिए ये प्राइस आपको केवल तभी शो होगा जब आप फैकल्टी कोड, और ये भी याद रखिएगा कि जहां आप पोर्टल पर ओपन करेंगे इसे वेबसाइट पर या मोबाइल पर, वहां पहले से कुछ कोड अंकित होंगे, आप उन कोड को लगाएंगे तो याद रखिए आपको प्राइस ड्रॉप तो दिखेगा इससे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये नहीं दिखेगा जो यहाँ पर मेंशन है। ये प्राइस तभी मिलेगा और जो सबसे कम है ये तब मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड का यूज़ करें। तो फैकल्टी कोड का यूज़ करने पर आपको ये प्राइस दिख जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप इसको एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जब आएंगे, यहाँ पर इसे कहते हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये याद रखिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको आपके स्थान से बुलाएगा, दिल्ली में अपने स्थान पर रखकर आपको बाकी की तैयारी सारा कुछ कवर कराएगा। ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। और
आपका जब मेंस क्वालिफाई होगा और आप इंटरव्यू की तरफ जाएंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की सुविधा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आपको सलाह देंगे, गाइडेंस मिलेगा, और मेंटरशिप में भी आपको उनका ज्ञानवाणी सेशन में जो है वो गाइडेंस मिलेगा, और अंततः मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी जर्नी को समाप्त करेंगे सक्सेसफुली। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विच इज कॉल्ड एज P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपका फैकल्टी कोड, ये याद रखिए, फैकल्टी कोड यूज ना करने पर आपको अननेसेसरी कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। ये ना पड़े इसके लिए फैकल्टी कोड याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा मेंशन है AK लाइव। ये जो बैच है ये फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस जो है 9 फेब से स्टार्ट हो जाएंगी। ये बेसिकली मॉर्निंग का बैच है, सुबह 8 बजे का मॉर्निंग बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आप क्लास ज्वाइन करने के बाद से जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी डेली 3 आवर की क्लासेस बिल्कुल फिक्स होंगी। साल भर का कैलेंडर आप ब्रोशर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस फिक्स होती हैं। डन। तो मैं मानकर चलता हूं कि वो सारे लोग जो सीरियसली आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल मैनर पर जरूर आएंगे और एक प्रोफेशनल मैनर में अपनी जर्नी को आगे प्ले जरूर करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिकली हमारे डिस्कशन पर। डिस्कशन बेसिकली क्या है? तो डिस्कशन है बेसिकली कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की वो 5 महत्वपूर्ण बुक कौन सी हैं या वो किताबें कौन सी हैं जिनका अगर आप एब्सोल्यूट अध्ययन कर लें, पूरी तरह से जो है उसकी स्टडी कर लें, तो आपको बाकी पूरी बुक्स और इवन रेफरेंस बुक की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो ये जो 5 बुक्स हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपका इंडियन ज्योग्राफी स्ट्रांग होना चाहिए, खासकर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंडियन ज्योग्राफी स्ट्रांग होना चाहिए। उसका रीज़न है कि ये इजी टास्क है, ये आसानी से जो है वो कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है, ईजिली पूरा हो जाता है और नंबर भी ठीक ठाक दिलाता है। तो आपके बेसिक्स को स्टार्ट जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 9th क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ें। अगर आपके पास समय का अभाव है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है पूरी बुक्स पढ़ने का, तो सबसे पहले 9th क्लास की एनसीईआरटी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है आप उसे इत्मीनान से पढ़ लें। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, ठीक ज़्यादा बुक नहीं है, बुक बिल्कुल शॉर्ट एंड साइटेड है, आप आसानी से जो है उसे आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा इस किताब को करने के बाद आप डायरेक्टली 11th क्लास की बुक पर चले जाइए जो इंडियन ज्योग्राफी की होगी अगेन। अब चूंकि आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी अभी ही पढ़ी है तो आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करने में हाफ टाइम लगेगा, आधा ही समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कॉमन हैं। बस अंतर इतना है कि 11th क्लास की बुक में थोड़े डायमेंशन जो है वो मेंस ओरिएंटेड आपको दिखाई देंगे, मतलब जो डायमेंशन आप देख रहे होंगे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। ये मेंस की तरह आपको थोड़ी बुक दिखाई देगी, थोड़ी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव होंगी, थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होंगी। क्लियर है? अब समझिएगा, याद रखें जो 11th क्लास की बुक है इसके बाद ये दोनों करने के बाद क्रम ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में मैं आपको करने कह रहा हूं इसे जरूर फॉलो करिएगा। याद रखें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए कभी भी आपको बहुत आधार पर जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की किताब है ये अपने आप में पूर्ण है, मतलब एनसीईआरटी की किसी और सेक्शन की किताब को आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 7th क्लास में भी फिजिकल ज्योग्राफी है, 7th क्लास में भी भौतिक भूगोल है, 8वीं कक्षा में भी कुछ कुछ इसके आसपास की चर्चाएं हैं। पर अगर आपने 11th को कंप्लीट करा है तो फिर आपको बाकी जो 7th या 8th में सेक्शन है उसे बहुत ज़्यादा फोकस पर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस किताब के माध्यम से बाकी की किताब को ओवरकम भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को ठीक से स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। अब इसका ध्यान रखना 11th क्लास में आपको वर्ड टू वर्ड मतलब शब्दशः चीजें याद करनी होंगी। अगर आप इसमें कोई कमी करेंगे तो आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगे। वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। डन। इसके साथ अब आइए उन डायमेंशंस पे जो हिडन होते हैं। याद रखना कि यूपीएससी आईएएस में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दीज आर दी कोर टॉपिक्स, ये कोर टॉपिक हैं और ये लगभग आपके भूगोल का जो है वो ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं।
इसके बाद जो बचा वाला माइनर सेक्शन होता है, माइनर सेक्शन का अर्थ यह है कि जो मानव और आर्थिक भूगोल है, इसमें कुछ टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अलग से सेपरेटली भी यूपीएससी कई बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछता है, जैसे एग्रीकल्चर, संसाधन यानी कि रिसोर्सेस आदि ऐसे टॉपिक्स होते हैं। ये आर्थिक और मानव भूगोल में आते हैं। याद रखना, ये दोनों टॉपिक्स आपके वन गो कंप्लीट हो सकते हैं 12th क्लास में। एक है आर्थिक भूगोल की किताब, एक मुख्यतः आप कह सकते हैं मानव भूगोल की किताब। और मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल ये आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवरलैप भी करता है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को कवर भी करता है, कंपनसेट भी करता है। तो आप इन दो बुक्स को, जो मानव भूगोल की हैं, आर्थिक भूगोल की हैं, आप इन्हें रेफर कर लीजिए। आपको 10th क्लास की बुक देखनी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको 7th और 8th क्लास में जो मानव और आर्थिक भूगोल के सेक्शंस हैं उसे बहुत ज़्यादा फोकस पर लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप इस किताब को पूरा कर ये मान सकते हैं कि आपका जो है वो सेक्शन कंप्लीट है। ठीक, इसमें एक विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको मेनली मेंस में ही हेल्प करेगा। इवन आपका केवल आर्थिक भूगोल का रिसोर्सेस वाला जो पार्ट है वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर का जो भी डायमेंशन आपसे पूछा जाता है वो इकोनॉमिक्स में ही ओवरलैप करता है, इसीलिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप किस बुक को किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बुक्स हैं, आप इन दोनों को देखिए। साथ ही ये बुक भी प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। और ये जो बुक्स हैं ये कोरली जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स होते हैं इसमें जो है वो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कैसा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं सेपरेटली टॉपिक वाइज भी आपको इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी लोग जो है वो आने वाले टाइम पर यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2025 के लिए या 26 के लिए आपका टारगेट है, तो बिल्कुल देर ना करें। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है आपकी जर्नी को सही दिशा में लेकर जाने का। याद रखिए, टाइम कभी भी ज़्यादा नहीं होता, केवल पर्याप्त हो सकता है। अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम, दिस इज़ अ बेस्ट शेड्यूल, बेस्ट बैच। आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगे जो आपको आपके सब्जेक्ट मैटर की सारी नॉलेज एक स्थान पर एक बार में वन गो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं इन बैचेस में आप लोगों को देखने वाला हूँ, मैं आपसे अलविदा चाहूँगा इन बुक्स की तैयारी के साथ। और ये याद रखिए, ये सारा कुछ जो है आपको इन बैचेस में मिलता है। मतलब जब आप P2I बैच ज्वाइन करते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अलग से एक बार क्लासेस ज़रूर लगा दी जाती हैं NCERT की, और नहीं तो साथ में आपको पूरा कंपाइल्ड मैनर में आराम से सारा कुछ कवर कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।